हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रियांशु। तो दोस्तों, आज हम जो राष्ट्र का जो तीसरा अंग है संस्कृति, उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इसके दो पार्ट में इसको कंप्लीट किया था, भूमि और जन। अब आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है संस्कृति। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद से हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लिखना होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि मैं इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, और डाउट्स के लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगा, वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मतलब लेखक कहता है कि जो राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वो संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास और प्रशंसा है। मतलब मनुष्यों ने जिस सभ्यता का युगों से निर्माण किया है वही उनकी संस्कृति है। बिना संस्कृति के जन की कल्याण का बंधन मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। मतलब बिना संस्कृति के कल्पना के किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। जन की कल्पना असंभव है और संस्कृति से ही मस्तिष्क का निर्माण होता है। जन के मस्तिष्क का निर्माण होता है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। जब संस्कृति का विकास होगा, अभ्युदय होगा, तभी राष्ट्र का भी विकास होगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि जन के साथ साथ संस्कृति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब राष्ट्र की समग्र जो भूमि है, उस पर जो रहने वाले लोग हैं और वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो संस्कृति है, तीनों का मिलन से ही एक राष्ट्र, परिपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होता है। तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यदि भूमि और जन को उनकी संस्कृति से दूर कर दिया जाए तो वहाँ पे राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, वहाँ पे राष्ट्र का लोप हो जाता है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। मतलब जो जो संस्कृति है उसका जो सौंदर्य है, उसी में ही राष्ट्रीय जन, मतलब राष्ट्र में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका सौंदर्य और यश निहित होता है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। मतलब ज्ञान और कर्म दोनों के मिलने से ही संस्कृति का निर्माण होता है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, और जो कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में ही हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। मतलब भूमि पर जो रहने वाले लोग हैं, जो उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी किया है, जो सोचा है, या कर्म के क्षेत्र में जो रच दिया है, उनके उसके मिलन से ही एक परिपूर्ण संस्कृति का विकास होता है, संस्कृति का निर्माण होता है। जीवन के विकास में युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। जो जीवन का विकास है, के विकास की जो युक्ति है, उसी के द्वारा ही संस्कृति प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी विशेषताओं के साथ साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। मतलब जो जातियां हैं वो अपनी विशेषताओं के साथ साथ इस युक्ति को तय करती हैं, उसके प्रेरित संस्कृति का विकास करती हैं, उससे प्रेरित होकर संस्कृति का विकास करती हैं। इसी दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से ऊपर उठते हुए पारंपरिक सम्मेलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां
अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति के में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। मतलब समन्वय से युक्त जो जीवन होता है वही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, एक सुखी राष्ट्र का व्यवस्थित रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद के रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। मतलब साहित्य से, कला से, नृत्य से और गीतों के माध्यम से, मनोरंजन के साधनों के माध्यम से ही लोग अपने मानसिक भावों को, अपनी मानसिकता को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन सब विविध रूपों में साकार होता है। मतलब जो आत्मा का जो रूप है वह साहित्य, कला, नृत्य इन सभी भावों में, इन सभी रूपों में साकार हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है उसी वह प्रत्येक संस्कृति के लिए स्वास्थ्यकर है। गाँवों के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा पड़ा हुआ है। गाँवों और जो जंगल होते हैं वहाँ पे स्वच्छंद रूप से जो लोकगीतों का जन्म होता है, लोग जो गीत गाया करते हैं, लोकगीत गाया करते हैं। तारों के नीचे जो लोग बैठकर, मतलब खुले आसमान के नीचे बैठकर जो लोग, जब लोग लोक कथाओं को सुनते हैं, इसी से संस्कृति का अमित भंडार भरा पड़ा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है, और इन सभी का, राष्ट्रीय जो संस्कृति है उसमें इन सब का हमें स्वागत करना चाहिए, तभी राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, जन साहित्य और कला के क्षेत्र में जो कुछ भी परिश्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपनी भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़े नहीं रखना चाहता, वरना अपने वरदान की पुष्टि करके आगे बढ़ना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा राष्ट्र होना चाहिए, जिसमें तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, भूमि, जन और संस्कृति। जब ये तीनों का सम्मिलन होता है, मतलब जो भूमि है और भूमि पर रहने वाले लोग हैं और लोगों की जो संस्कृति है, अगर इन तीनों में से किसी भी एक तत्व की कल्पना, कम तत्व को छोड़ दिया जाए तो किसी भी परिपूर्ण राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। इसीलिए जब तीनों को साथ में आगे लेकर जाया जाता है, तभी एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होता है, तभी वहाँ की राष्ट्रीयता की भावना को विकसित होता है, तभी लोगों को भूमि के प्रति लगाव जुड़ा होगा। क्योंकि जब संस्कृति नहीं होगी तो लोगों को भूमि के प्रति लगाव नहीं होगा, और भूमि के प्रति लगाव नहीं होगा तो एक राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। यानी कि तीनों का होना बहुत ही ज़रूरी है, और तीनों से ही राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है और एक राष्ट्र का विकास होता है। किसी को भी ये नहीं कि हम उससे द्वेष भाव रखें और दूसरे व्यक्ति को से स्नेह रखें। ऐसा करने से भी हमारे देश का पतन निश्चित है, हमारा भी पतन निश्चित होता है। इसीलिए हमें सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है, ना कि किसी को पीछे छोड़ के आगे जाना है। सभी को साथ में लेकर चलना है और आगे बढ़ना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो अन्यथा हम भी पीछे हो जाएंगे और हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और नोट्स के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, जहां से आप हमारे डाउट ग्रुप और चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं नोट्स के लिए। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।